हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3341। फाइंड मिनिमम टाइम टू रीच लास्ट रूम। ये क्वेश्चन आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसने क्या कहा है, उसके बाद उसके ड्राई रन के ऊपर चलेंगे। देयर इज अ डंजियन विद n into m रूम्स अरेंज एज अ ग्रिड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डंजियन। डंजियन एक पुराने तरह का केव लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रिजन बोल सकते हो, जो कि पुराने टाइम पे हुआ करती थी घरों के नीचे। तो एक कोई ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर है जिसके पास टोटल n into m रूम्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यू आर गिवन अ 2D एरे मूव टाइम। हमें एक 2D एरे दी हुई है जिसका नाम क्या है, मूव टाइम। उसका भी साइज कितना है, n क्रॉस m। सबसे पहले बात करते हैं जो मूव टाइम i j है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। मूव टाइम i j ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा एक रूम से स्टार्ट करके दूसरे रूम में जाने के लिए। आगे एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप स्टार्ट करोगे तो आप कौन से रूम में होंगे, 0,0, और आपका टाइम भी कितना होगा, 0 सेकेंड्स का। और जब आप एक रूम के लिए मूव करते हो तो वो आपका कितना टाइम कंज्यूम करेगा, 1 सेकेंड का। अगर आप रूम 1 से रूम 2 में जाओगे तो आपका 1 सेकेंड का टाइम लेने वाला है। लास्ट में हमें क्या रिटर्न कराना है, आपको कितना मिनिमम टाइम लगेगा n-1 m-1 रूम में जाने के लिए। यानी कि आपको एट द एंड जो आपका सबसे लास्ट वाला रूम है उसके अंदर जाना है। और लास्ट से कंडीशन क्या है, 2 रूम्स ओनली एडजेसेंट होंगे, या तो वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हो या फिर वो वर्टिकली कनेक्टेड हो। यानी कि हम डायगोनली मूवमेंट इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं तो एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फर्स्ट एग्जांपल के लिए इनपुट क्या है, 0 4 4 4। ठीक है, अब आप देखो ये एक मेरी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। इसके अंदर मेरे पास सेम एलिमेंट्स हैं 0 4 4 4। अब हमें कौन से रूम में जाना है, n-1 रूम में हमें जाना है। n-1 रूम मेरा ये लास्ट वाला मेरा रूम है। अब मुझे इसके अंदर जाना है, स्टार्ट में यहां से करूंगा। अब उसने पहली कंडीशन क्या दी है कि या तो मैं 0 से इधर की साइड जा सकता हूं और या फिर मैं इससे इधर की साइड जा सकता हूं। मैं दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में जा सकता हूं। मुझे मेरा मिनिमम टाइम चाहिए कि मुझे कम से कम कितना टाइम लगेगा एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। अब हम बात करते हैं क्या मैं इस रूम से इस रूम में जा सकता हूं, तो उसका आंसर है नहीं। मैं इस रूम से इस रूम के अंदर तब तक नहीं जा सकता हूं जब तक इन दोनों का वेटिंग टाइम कम से कम इक्वल ना हो जाए। मतलब कि जब तक कम से कम इस रूम से उस रूम का जो वेटिंग टाइम है वो 4 सेकंड का नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इससे इस वाले रूम में नहीं जा सकता हूँ। नीचे वाले में आप चेक कर सकते हो, क्या मैं इस रूम से इसमें जा सकता हूँ, मैं इसमें भी नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इससे कम है। सो एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गया कि जब मैं इस रूम से या तो इसमें जाऊंगा या तो इसमें जाऊंगा, मुझे स्टार्टिंग में 4 सेकंड के लिए वेट तो हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। अब ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने इस रूम से इस रूम में जाने के लिए 4 सेकंड का वेट किया है। देन उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, जब मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूं तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, 1 सेकंड का। सो ये 4 सेकंड तो पहले हो गई मेरी, उसके बाद 1 सेकंड मेरी यहाँ पे आके दोबारा लग जाती है। अब मान के चलते हैं कि मैं करंटली इस रूम के अंदर अपना आ चुका हूँ, बट मुझे फाइनली किस वाले रूम में जाना है, मुझे तो इस वाले रूम के अंदर पहुंचना है। सो अब आप देखो कि अभी तक जो मेरा टोटल टाइम है वो कितना हो चुका है, 5 हो चुका है जो मेरा टोटल टाइम है। क्या अब मैं इस वाले रूम में जा सकता हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। बट जब मैं इस रूम से इस रूम में आऊंगा तो दोबारा से कितना टाइम लगेगा, मुझे 1 सेकंड का टाइम मुझे इसके अंदर फिर से लगेगा। तो जो मेरा टोटल टाइम टेकन हो गया वो कितना हो गया कि जब मैं इस रूम से इस रूम में जाऊंगा तो मुझे टोटल 6 सेकेंड्स का टाइम लगेगा जाने के लिए। आप चेक कर सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप देखो आपका फर्स्ट वाले का आउटपुट कितना है, 6 है। सेकंड वाले एग्जांपल पर चलते हैं एक बार। हम स्टार्ट अपने इस वाले पॉइंट से करेंगे और हमें लास्ट में जाना कहाँ पे है, हमें लास्ट में इसमें सबसे नीचे जाना है, आप देख सकते हो उसको। और हमें एट द एंड जाना कहाँ पे है, हमें एट द एंड इस वाले बॉक्स के अंदर जाना है। अब आप या तो आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप देखो इस बार दोनों का जो मेरा एडजेसेंट वाले का टाइम है वो इक्वल टाइम है, तो मुझे कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। अब या तो आप इसमें जा सकते हो या फिर आप इसमें जा सकते हो। चलो मानते हैं कि हम इस वाले में आ जाते हैं। उसके बाद से अब या तो आप इसके अंदर जा सकते हो या फिर आप इसके नीचे वाले रूम में जा सकते हो। बट जैसे ही आप पहले से इस वाले रूम के अंदर मूव करे थे तो जो आपका टाइम है वो 1 सेकंड हो चुका है। अब आप जब इससे नेक्स्ट सेल के लिए मूव करोगे तो आपका टाइम 1 से कितना हो जाएगा, 2 सेकंड आपका टाइम हो जाएगा। आप फाइनली इस वाली सेल के ऊपर आ चुके हो। अब उसके बाद आपके पास वापस 2 कंडीशन है, या तो आप नीचे जा सकते हो या आप इधर जा सकते हो। आप यहाँ से किधर भी जा सकते हो। आपका यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 3 सेकंड का टाइम आ जाएगा। और अब फाइनल जब आप लास्ट वाली सेल के अंदर पहुंचोगे तो आपका यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपको एक सेल और एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज करनी पड़ जाएगी। अब देखो हम ये सारी बातें तो कर चुके हैं, अब हम एक बात कर लेते हैं कि अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, क्या करना है हम वो समझ चुके हैं, क्या आउटपुट में चाहिए हम वो समझ चुके हैं।
अब बात है कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा। अच्छा, अब आप एक चीज सोचो कि अगर आपकी कुछ वैल्यू ऐसी होती 0। अब हम इस वाले एग्जांपल के साथ एक बार सेम चीज को ट्राई करते हैं। आप सबसे पहले अपनी इस वाली सेल के ऊपर हो, ठीक है। अब या तो आप नीचे मूव कर सकते हो या फिर आप 5 की साइड मूव कर सकते हो। अब अगर हम इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच का यूज करेंगे सो यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले हम 0 से हम 5 की तरफ जाके चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। सबसे पहले मैं 0 से 5 तक तब तक मूव नहीं कर सकता हूं जब तक ये वाला टाइम मेरा 5 सेकंड नहीं हो जाता। सो पहले तो मेरा ये वाला टाइम 5 सेकंड होगा, देन उसके बाद 0 से 5 पे जाने के लिए इसके अंदर मेरी 1 सेकंड और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा करंट टाइम यहाँ पे 6 है। अब या तो मैं 90 पे मूव कर सकता हूं या फिर मैं 80 पे मूव कर सकता हूं। सो बेसिकली 80 मेरा कम है तो मैं 80 की तरफ मूव करने के लिए जाऊंगा, बट 80 के लिए मुझे पहले मेरा वेट टाइम 80 के इक्वल होना चाहिए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये। फिर 80 के बाद मुझे 23 पे जाना पड़ेगा एंड देन मैं अपनी लास्ट वाली सेल के ऊपर आऊंगा। बट अगर मैं सेम प्रोसेस को यहां से ट्राई करता, सो आप देखो यहां पहले आप 20 सेकंड्स का वेट करते, देन आप 1 सेकंड में मूव करते, तो आपका टोटल टाइम कितना होता है यहां से लेके यहाँ तक 21 सेकंड्स का। देन आप उसके लिए क्या करते हैं, आप यहां से इजीली मूव कर सकते हो, तो +1 सेकंड एंड +1 सेकंड, सो टोटल आप इजीली 23 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच सकते थे। बट अगर आप इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करोगे तो वो इसके अंदर काम ही नहीं करेगा, आप कहीं भी लूप के अंदर फंस सकते हो। सो मुझे एक चीज भी क्लियर हो गई है कि मैं इसके अंदर ग्रीडी अप्रोच का तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है मेरे पास, अगर आप सबको याद हो तो हमने एक और एल्गोरिथम पढ़ी है जिस एल्गोरिथम का नाम क्या होता है, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। सो अब इसके अंदर हम किस चीज का यूज करेंगे, अपनी डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम का। वो आपको क्या कहती थी कि आपके पास एक सोर्स पॉइंट है और एक आपके पास सिंक पॉइंट है। सोर्स पॉइंट हमें पता है जो मेरी फर्स्ट सेल है वो मेरी सोर्स पॉइंट है, और जो मेरी n-1 m-1 सेल है वो मेरी सिंक पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या कहते थे हम स्टार्टिंग में जो रिजल्ट है हम उसको एक इन्फिनिटी से स्टोर करा लेते थे कि स्टार्टिंग में वो मेरा इन्फिनिटी रहने वाला है, सबकी वैल्यू एकदम इंट मैक्स के ऊपर जाएगी, यही करते थे। उसके बाद क्या करते थे, जैसे जैसे जो मेरी रिजल्ट की वैल्यू कम होती थी हम अपने रिजल्ट की वैल्यू यहां से अपडेट करते रहते थे, और फिर इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते थे जब तक जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं हो जाती थी। सेम चीज हम प्रोसेस को यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर आपको डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम याद नहीं है तो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोड के साथ साथ डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम भी समझ जाएंगे। हम इजीली से समझेंगे कि इसके अंदर एक एक चीज का कैसे हम यूज करने वाले हैं, और जिसको भी डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम पहले से क्लियर है, पता है, उसके लिए तो बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एकदम बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए। चलिए अब इसके अंदर अपने कोड की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आया हो, हम ग्रीडी क्यों यूज नहीं कर सकते आपको वो समझ में आया हो। अब चलते हैं अपने डाइजेस्टर की तरफ। सो यस, दिस इज माय कोडिंग पैनल। सबसे पहले तो मेरे पास जो m और n जहाँ पे अभी के लिए मैट्रिक्स है मैं इनका साइज निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा इंट n m इक्वल्स टू मूव टाइम डॉट साइज। ये तो मुझे मेरे m का पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या मेरा n रहने वाला है, वो कितना हो जाएगा, मूव टाइम ऑफ 0, मूव टाइम ऑफ 0 डॉट साइज। सो यहाँ पे मुझे मेरे m और n दोनों ग्रिड्स का जो साइज है वो पता चल गया है कि इन दोनों का साइज कितना रहने वाला है। आगे चलते हैं। अब हम डाइजेस्टर के अंदर क्या करते थे, हम डाइजेस्टर के अंदर सबसे पहले एक रिजल्ट नाम का वेक्टर क्रिएट करते थे और स्टार्टिंग में सबको इन्फिनिटी से स्टोर करा देते थे, यही करते थे। बट अब वो सोचो कि वो सारा काम मेरा 1D में चलता था और यहाँ पे मेरा 2D है, तो इस बार जो मैं अपनी एरे या फिर वेक्टर क्रिएट करूंगा वो भी तो मैं 2D के अंदर क्रिएट करूंगा। सो हम यहाँ पे उसको बना लेते हैं। सो हो जाएगा वेक्टर ऑफ इंट। हम रिजल्ट नाम का एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। इसका साइज कितना बना लेंगे, m का इसका साइज रखेंगे, बट इसके अंदर क्या होगा, मेरा एक और दूसरा जो वेक्टर होगा वो भी मेरा इन डेटा टाइप का होने वाला है। इस वाले को मैं इनिशियलाइज करूंगा अपने n से, और स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी मेरे पास, इंटीजर मैक्सिमम, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरा क्रिएट हो चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद डाइजेस्टर एल्गोरिथम में मुझे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होती है, एक मेरी प्रायोरिटी क्यू। सो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, ठीक है। सो मेरी प्रायोरिटी क्यू होगी। उसके लिए ये कौन सी होगी, मेरी इन टाइप की होगी, बट अभी के लिए ना हम इसको ऊपर टाइप डिफाइन कर लेंगे एक फंक्शन के साथ। सो अभी के लिए इसको p मान लेते हैं। दूसरा क्या चलेगा, इसके अंदर मेरा वेक्टर चलेगा, इसको भी मैं इंटीजर से डिफाइन करूंगा, बट मैं इसको ऊपर से टाइप डिफाइन करूंगा, तो उसको अभी के लिए यहाँ पे p कर देते हैं। देन उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर, ये भी मेरा पेयर रहने वाला है, सो हो जाएगा p, और इस पूरे को मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ इजीली pq। अभी जो हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया है उसको एक बार ऊपर अलग से लिख लेते हैं, बाद में ये रहना जाए। सो ये क्या हो जाएगा, टाइप डेफ
नाम लिख देते हैं, हो जाएगा इसका मेरा पेयर इंटीजर डेटा टाइप का है ये। और उसके बाद मेरा दूसरा भी सेम रहने वाला है, पेयर फॉर द इंटीजर कोमा इंटीजर, क्लोज करते हैं और इसको नाम देते हैं यहाँ पे कैपिटल पी। ठीक है, ये मैं उसको यहाँ पे टाइप डिफाइन भी कर चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने इनिशियलाइजेशन पे। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम का जो वेक्टर क्रिएट किया है, अब उसको इनिशियलाइज भी करना है। देखो सबसे पहले क्या है, जो भी मेरा 0 वाला पोजीशन है वो स्टार्टिंग में कितना रहने वाला है मेरे पास 0, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी मेरी प्रायोरिटी क्यू है उसके अंदर वैल्यूज को पुश करना है। सो इसके अंदर हम स्टार्टिंग से पुश करने स्टार्ट करेंगे। जब हम पहले वाले के लिए पुश करेंगे तो ये मेरे पास नॉर्मल रहेगा 0,0,0। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट 0 है ये मेरे टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मैं टाइम देख रहा हूँ, और सेकंड वाला मेरी नोड को इंडिकेट कर रहा है कि मैं किस नोड के ऊपर हूँ। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा अपनी डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम को लिख देंगे, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम वाइल जो मेरी पी क्यू है वो एम्प्टी नहीं होगी, सो नोट एम्प्टी हो जाएगा पी क्यू डॉट एम्प्टी। जब तक ये इसकी जो वैल्यू है ये मेरी एम्प्टी नहीं होगी तब तक मेरा लूप यहाँ पे रन करेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेरा जो स्टार्टिंग में टाइम है वो कितना रहने वाला है। सो ये हो जाएगा इंट स्टार्ट टाइम। सबसे पहले जो मेरे स्टार्टिंग में टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, जो भी मेरी प्रायोरिटी क्यू के टॉप में है वही मेरा उसके अंदर टाइम रहने वाला है, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक ऑटो सेल इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। ठीक है, अब इससे मुझे दोनों चीज पता चल गई हैं। पहले मुझे मेरा टाइम पता चल गया है और दूसरा मुझे मेरा सेल पता चल गया है। और ये ना स्टार्ट टाइम थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पे ना करंट टाइम की हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी मेरा टाइम है वो कौन सा टाइम चल रहा होगा इसके अंदर। और दूसरे वाले से मुझे मेरी सेल पता चल गई है कि मैं किस सेल के अंदर हूँ। एंड देन उसके बाद मेरे को दो यहाँ पे और चाहिए होंगे। एक तो मेरे को चाहिए जो भी मेरे सेल डॉट फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी मुझे वो चाहिए। उसके बाद मुझे सिमिलरली नेक्स्ट क्या चाहिए होगी, जो मेरी सेकंड वाली वैल्यू रहेगी। सो हो जाएगा इंट जे इक्वल्स टू सेल डॉट सेकंड ECOND। ठीक है, यहाँ से मुझे मेरी दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। एक सेकेंड, अब आगे चलते हैं। जब भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से मैं इजीली पॉप आउट करा सकता हूँ, तो PQ डॉट पॉप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपनी लास्ट वाली कंडीशन। ये तो मेरा डाइजेस्टर का ब्लॉक कोड है। अब उसके बाद मैं लास्ट में अपनी कंडीशन क्या लिखूंगा, इफ जो भी मेरी आई है वो किसके इक्वल आ चुकी है, M-1 के, जो कि मुझे चाहिए। और दूसरा क्या होगा मेरा जे किसके इक्वल हो जाएगा, N-1 के। अगर मेरी ये दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों कंडीशन मेरी मैट कर चुकी हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहीं से मैं अपना रिटर्न क्या करा दूंगा, करंट टाइम, कि मेरे को टोटल टाइम्स के अंदर कितना लग गया है, मैं यहाँ से उसको इजीली रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, बट यू नो डाइजेस्ट एल्गोरिथम की खास बात क्या है, वो उसको तब तक रिपीट करता है जब तक उसको मिनिमम नहीं मिलता। सो अब हम यहाँ पे एक और लूप चला लेंगे, फॉर ऑटो एंड डायरेक्शन इन डायरेक्शंस। सो अब मुझे सेम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। सो उसके लिए मुझे डायरेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। अभी तक मैंने यहाँ पर डायरेक्शन कहीं भी डिफाइन नहीं करे हैं। सो मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्शंस भी अपनी डिफाइन कर लेता हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो क्या क्या हो सकती हैं। जब आप स्टार्ट करोगे, आप एक बीच वाली सेल में हो, अब आपको वहां से मूव करना है। सो कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो, इधर या तो आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहां नहीं जाना है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप वापस बैक जा सकते हो। सो ये हो जाएगा -1,0। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0,1 0,1 और लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0,-1। आपके पास सिर्फ यही 4 मूवमेंट्स होते हैं आप कहीं भी आप मूव करने के लिए। सो अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो जब आप इसके अंदर मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, IJ तो हो चुका है। सो इसके यहाँ पे IN और JN ले लेते हैं। सो अब जो मेरा I न्यू वाला है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, I प्लस डायरेक्शन ऑफ 0, जो भी मेरी 0th वैल्यू है उसकी डायरेक्शन को ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरी J की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I प्लस डायरेक्शन ऑफ 1।
डायरेक्शन ऑफ 1 जो भी होगी, और यहाँ पर आई नहीं आज जाएगा। जस्ट एक सेकेंड, ये भी मेरी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसको अपडेट करने की एक लास्ट कंडीशन बचती है। अगर हमें इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिखेंगे इफ IN की जो भी मेरी वैल्यू है, पहली बात क्या, वो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरी किसको होगी, मेरी 0 की होगी। एंड ये तो ठीक है। अगर ये आउट ऑफ बाउंड होने के लिए देखो दो ही कंडीशन हो सकती है कि आई की वैल्यू अगर मेरी 0 से ही छोटी होगी तो प्रॉब्लम है, या फिर वो m उसका जो लास्ट है वो उससे भी बाहर चली गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम उसको भी लिख लेंगे। एंड जो मेरी IN की वैल्यू है वो स्मॉल है किससे, मेरी m की वैल्यू से। I के लिए क्लियर हो चुका है। उसके बाद किसके लिए बचा, मेरा J के लिए। सो हम यहाँ पे J के लिए लिखेंगे कि जो भी मेरी JN की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, 0 के। एंड और वो स्मॉल किस होनी चाहिए, उसकी जो फाइनल वाली कंडीशन है। एंड जो भी मेरा JN है वो स्मॉलर होना चाहिए n से। अगर ये वाली कंडीशन है तभी हम उसको अपडेट करने के लिए आगे जाएंगे। सो एक लास्ट ले लेते हैं यहाँ पे इंट वेट। अब उसके बाद देखो मुझे वेट करना पड़ रहा था अपनी एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। अब वेट मुझे कितना करना पड़ रहा था, मैक्सिमम ऑफ जो भी मेरी वैल्यू रहने वाली है। सो दैट इज माई मूव टाइम, जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है मुझे। मूव टाइम किसका, नए वालों का, IN एंड JN। हम क्या चेक कर रहे थे कि अगर करंट टाइम मेरा बड़ा है, ठीक है, तो मैं इजीली मूव कर सकता हूं, बट अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ जाएगा। सो मैं इसमें से क्या माइनस कर सकता हूँ, अपने करंट टाइम को माइनस कर देता हूँ, और या फिर 0, इन दोनों में से जो भी मेरा मैक्सिमम होगा मुझे उतना वहां पर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे यहाँ से डिपार्चर करना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है। सो यहाँ पर ले लेते हैं इन TEPT टाइम। अब उसके लिए मेरा कितना टाइम लगेगा, जो देखो जो मेरा करंट टाइम है वो तो मेरा लग ही चुका है, उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। प्लस वेट भी मुझे करना पड़ेगा कि क्या मैं वेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और 1 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम के लिए कि मुझे 1 सेकेंड लगती है मूवमेंट करने के लिए। एंड बस ये यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मेरा। लास्ट कंडीशन बच जाती है क्या, इफ डाइजेस्टर एल्गोरिथम की खास बात क्या है कि वो उसको अपडेट करता चलता है जब तक उसको एक बेटर सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। सो ये क्या हो जाएगा, अगर मेरा IN और JN की जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है किससे, मेरी डिपार्चर टाइम से। सो हो जाएगा मेरा DEPT टाइम। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो भी मेरे रिजल्ट ऑफ I न्यू और J न्यू की वैल्यू है, अब हम उसको यहाँ पे इजीली अपडेट कर सकते हैं अपने डिपार्चर टाइम से, और सिमिलरली हम यहाँ पे उसको पुश करा सकते हैं। सो हो जाएगा प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश। इसके अंदर हम पुश क्या कराएंगे, अपने डिपार्चर टाइम को यहाँ पे पुश करा लेंगे। सो हो जाएगा DEPT टाइम कोमा, और दूसरी वैल्यू में हम क्या अपडेट करा रहे थे, अपनी नोड। सो नोड क्या हो जाएगी मेरी I न्यू और लास्ट में J न्यू। सो बस दैट्स इट फॉर कोड। लास्ट में अगर यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पे मैं लास्ट में रिटर्न क्या करा लेता हूँ, अपना -1। आई होप कि कोड कंप्लीट तो हो चुका है, रन हो जाए। देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, दैट इज DIRN। डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे DIRN यूज किया था। सो दिस इज DIRN। चेक करते हैं। यस, आप चेक कर सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एंड फाइनली जो हमारे सारे टेस्ट केस हैं वो सबमिट भी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। सो यही था आपका आज का क्वेश्चन। देखने में तो काफी ट्रिकी सा लग रहा था, बट एक्चुअल में जब आप इसको समझोगे तो आपको काफी इजी लगेगा। और अगर आपको डाइजेस्टर एल्गोरिथम के अप्रोच पता है, कोड पता है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था। यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। अब हम भी जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।